नमस्कार दोस्तों। बड़ी ही चौंकाने वाली खबर है कि भारत की जो ग्रोथ जीडीपी के अंदर आ रही थी वो कम हो गई है और कम भी बहुत ज़्यादा हुई है। थोड़े बहुत नंबर नहीं है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि चाइना की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। और ये इतनी ज़्यादा स्टार्टलिंग चीज़ है, जब जब चाइना की इकोनॉमी नीचे जाती है भारत की ऊपर आती है, और जब चाइना की बढ़नी शुरू हो गई भारत की गिरनी शुरू हो गई। इसका कोरिलेशन क्या है ये समझेंगे। दूसरा एक और चीज़ है, हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कम हो रही है, लेकिन जो हमारे जीएसटी की कलेक्शन है वो बढ़ती जा रही है। इनकम टैक्स की जो कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये दो ऑपोजिट्स कैसे हो सकते हैं ये समझेंगे उमेश जी के साथ। और आपको मालूम है उमेश जी की जो मुहिम थी जय सिया राम की, क्या बढ़िया जो है सॉल्यूशन दिया इन्होंने कि आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करते रहिए और हमारी देश तरक्की करता रहेगा। हमने हरियाणा बचा लिया, महाराष्ट्र बचा लिया। मैं बचाने की बात बोलता हूं क्योंकि हमने बचाया है देश को। और ये मुहिम आप चालू रखिए, भर दीजिए, क्योंकि लिब्रांडुओं के मुंह पे तमाचा लगता है। जब जब हमने ये मुहिम शुरू करी है, ये मुसलमानों ने बोलना शुरू कर दिया हिंदुओं को हम अब खत्म करेंगे। हम जय सिया राम के नारे से इस कौम को खत्म करेंगे, ये मेरा वायदा है आपको। आप भी पूरी जोरों से जय सिया राम का, हर हर महादेव का आप नारा लगाइए। उमेश जी जय सिया राम, दिल से जय बोलो। सिया राम। सर हमारी जो जीडीपी है इसकी ग्रोथ कम कैसे हो रही है? पूरे दुनिया में हमारा दबदबा था, एकदम से ये डाउनफॉल कैसे आना शुरू हो गया? जीडीपी की ग्रोथ में, हमारी स्टॉक मार्केट में, सब जगह पर एक मायूसी वाला माहौल क्यों है? सर, सबसे पहले ये आप देखिए लास्ट ईयर जो जीडीपी ग्रोथ थी FY 23-24 में सेकेंड क्वार्टर में वो 8.1% थी। अभी जो ग्रोथ है वो गिर के सेकेंड क्वार्टर FY 24-25 में इट हैज गॉन डाउन टू 5.4%। जो जीएसटी कलेक्शंस आ रहे हैं एवरी मंथ टू मंथ, हम देख रहे हैं कि कलेक्शंस आर अराउंड 1,80,000 करोड़ प्लस। अभी जैसे नवंबर के जीडीपी कलेक्शंस आए हैं, जीएसटी कलेक्शंस आए हैं, इट इज 1.82 लाख करोड़। इट इज 8.5% कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये सर एक तरह से एक विरोधाभास है कि जब आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ रहे हैं बट आपकी जीडीपी डाउन हो रही है। इसका मतलब क्या है? देखिए सर, लास्ट ईयर बहुत इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि देश में अनसिक्योर्ड लोन की ग्रोथ हो रही है। अनसिक्योर्ड लोन वैसे होते हैं जो पर्सनल लोन लेते हैं, जो हाई इंटरेस्ट पे लोग लेके काम करते हैं। तो वो सब ग्रोथ हो रही थी जिसके कारण ये जो कंजम्पशन बूम चल रहा था उसके कारण लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम भी ज्यादा थी। और सर इस बार क्या हुआ है कि आपने देखा है कि टैक्स रेट में कुछ ज्यादा कंसेशन नहीं दिया गया है। ठीक है। ऊपर से जो स्टॉक मार्केट में अंदर आपने देखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो पहले 10% था उसको 12.5 कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% था 20% कर दिया है। तो ये गवर्नमेंट के अंदर ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट टैक्स के जो स्ट्रक्चर है जिसको लिबरलाइज करना चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम जो लोगों के हाथ में रहना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। आज कम से कम आप देख लीजिए, आप 33 to 34% हायर ब्रैकेट के लोग 33 to 34% तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स तो दे ही रहे हैं। उसके बाद 18% इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं। ठीक है। तो मतलब आपकी आधी सैलरी तो आपके बेसिक चीजों में ही जा रही है, मतलब टैक्स में जा रही है। उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन भले ही गवर्नमेंट बोले 5% या 6% है, पर आप जाके देख लीजिए सब्जियों के दाम सब बढ़ चुके हैं। एसेंशियल कमोडिटीज के दाम बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ गए हैं, वो रिवाइज हो रहे हैं। लोकल टैक्स रिवाइज हो रहे हैं प्रॉपर्टीज के। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह से टैक्स तो बढ़ता जा रहा है पर फैसिलिटीज मिल नहीं रही है। आज हम अगर लोकल टैक्स भी भर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो या सीएमडब्ल्यू एसएसबी टैक्स हो या प्रोफेशन टैक्स हो या आप ट्रेड लाइसेंस ले लो, कुछ भी ले लो, वहां का लोगों को वो बेनिफिट मिल नहीं रहा है। आपके दिल्ली में ही देख लीजिए, इतने सारे टैक्सेस होने के बावजूद भी एयर क्वालिटी कैसी है, यमुना का पानी कितना खराब है। तो एक तरह से यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंडिचर लोगों को खर्चा करना ही पड़ता है। अगर बाई चांस अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको अगर डॉक्टर के पास जाना है तो मेडिकल बिल्स इतने बढ़ गए हैं। ठीक है। लोग गवर्नमेंट ने निकाला है आयुष्मान भारत योजना निकाला है। बट सर ये जितना बोलते हैं ग्राउंड पे इतनी ज्यादा उसकी फैसिलिटी नहीं है। मिलती है, ये फैसिलिटीज मिलती है, कुछ जगह पे मिलती है, पर सबको समान अवस्था में मिल रही है। वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट।
तो मेरे हिसाब से लोगों के अंदर सबसे पहला चीज हो गया सर्वाइवल। सेकेंड, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है। थर्ड, उनका वीकर कंजम्पशन डिमांड हुआ है। फोर्थ, यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना था वो अब बढ़ना चालू हुआ है। मतलब आफ्टर द इलेक्शन, एक और एक चीज जानने की चीज है कि फर्स्ट 3 मंथ ऑफ दिस फिजिकल ईयर इलेक्शन चल रहा था, नई सरकार आई जून में, और उसके बाद आपने देखा है कि थोड़ा सा रिफॉर्म चालू हुआ है, और सेकेंड क्वार्टर में जो फर्स्ट क्वार्टर का जो इफेक्ट है वो सेकेंड क्वार्टर में आ चुका है। बट लास्ट ईयर जो हमारी ग्रोथ थी उससे इस साल की ग्रोथ कम ही होने वाली है। इस साल आरबीआई ने अभी बोला है कि अगर 6.8 या 7% ऑफ ग्रोथ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सर, एक तरफ बोल रहे हैं कि डॉलर ऑलरेडी 10% गिरने वाला है, दूसरी तरफ बोल दिया कि जो जीडीपी है 7% भी पहुंच जाए तो बहुत गनीमत की बात है, यानी कि हमारा डेफिसिट और बढ़ने वाला है। ये तो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा हमारे इन्फ्लेशन को, हमारी कंट्री को। अनएम्प्लॉयमेंट चरम चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। सर, कंट्री को आगे लेके जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कई बार रिप्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पर, एम्बेसी के अंदर भी मेरे टॉक्स होते हैं। आई टोल्ड देम वन थिंग, आप लेबर इंटेंसिव जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको भारत में क्यों नहीं लेकर आते जैसे चाइना ने किया था। इन्होंने यहां पर सबसे पहला काम किया, अपनी सारी जो आइडल इनकी पड़ी थी, बेकार पड़े बैठे हुए थे, अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर भी बहुत ज्यादा थी 25-30 साल पहले, ये सारी लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज हैं दुनिया की, ये लेकर आए, सबको काम पर लगा दिया, आहिस्ता आहिस्ता उनको अपग्रेड किया। आज ये सारे रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इनका काम कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली आपको काम पे लगाना पड़ेगा। भारत ये काम क्यों नहीं कर रहा? सर, अगर हमारे यहाँ पे अगर पब्लिक सिंगूर बॉर्डर पे बैठ जाएगी, शाहीन बाग पे बैठ जाएगी, काम करने नहीं देगी, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, ऑपोजिशन यहाँ पे चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है सर, और भारत में डेमोक्रेसी है। भारत के अंदर आप एक एक्टिविस्ट बन के भी फॉरेन के एजेंट बन के रह सकते हैं। आपको वहां से आप एनजीओ चला सकते हैं, एनजीओ के हिसाब से आप प्रिविलेज पीआईएल भी डाल सकते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट। तो ये सब एक तरह से टैक्टिक्स है। चाइना में वैसा नहीं है। चाइना में अगर किसी को अगर 1 लाख लोगों को किधर से हटाना है तो वहां पे लोगों को इमीडिएटली हटा देते हैं, डेवलपमेंट होता है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के अंदर रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन नहीं है। सेकेंड, जो जनता है वो ऑपोजिशन के लुभावने वादों में चले जाती है। ये देखिए, जितने भी अगर आज जिस हिसाब से इंडिया में फ्रीबीज का जो चल रहा है, इवन मैं अभी जो महाराष्ट्र इलेक्शन हमने जीता है उसके अंदर भी वी हैव प्रॉमिस दैट वी विल बी गिविंग 1500 रुपीज टू एवरी हाउस होल्ड फीमेल इन द स्टेट। यही चीज हमने हरियाणा में किया, वही चीज हमने मध्य प्रदेश में किया। इट इज इनडायरेक्टली आप उनको फ्रीबीज देके उनको बिगाड़ रहे हैं। हमको वी आर नॉट डूइंग एनी ग्रोथ। ठीक है, आपने डायरेक्ट ट्रांसफर किया, पर उसका बेनिफिट कहाँ पे है सर? फ्यू टैक्स पेयर्स ऑफ दिस नेशन, जो टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स भरने वाले सिर्फ 3.5 करोड़ है सर। भले आपके पास पैंट कार्ड लेने वाले 10 करोड़ होने दीजिए, तो एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स पेयर्स आर 3.5 करोड़, और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स तो सब जगह पे बढ़ ही रहा है। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन भी करना जरूरी है। और सर, मेरे हिसाब से ये चीजें ये तो होना ही था। जो ग्रोथ आई थी लास्ट ईयर, इट वाज ये चीज आई थी बिकॉज ऑफ, एंड मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इट वाज बिकॉज ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। आपके व्हीकलर डिमांड नहीं बढ़ रहा है, आपका ये लोन होम सेल्स का डिमांड नहीं बढ़ रहा है, बट अनसिक्योर्ड लोन्स के डिमांड बढ़ गए। गोल्ड लोन्स बढ़ गए सर, गोल्ड लोन्स में सर्ज आया 56%। तो इसका मतलब ये है कि लोग अपने एसेट्स गिरवी रख के अपना कंजम्पशन पूरा कर रहे हैं। सर, ये तो बड़ा स्टार्टलिंग है, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो भी डेट पे चलती है। सभी हाउस होल्ड्स के ऊपर बहुत भारी भरकम डेट है, वो सस्टेन कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ को और कंट्री को भी। वही अगर स्यापा भारत में भी एंटर कर गया, दैट मीन्स हम तो जो जो हाउस होल्ड है वो गरीब के बाद और गरीब होता जाएगा। और इसके ऊपर जैसे आपने बोला कि महंगाई है, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सर, फार्मर को पैसा नहीं मिलता है। जो मंडी में बैठा है आदमी, आड़ती जिसको बोलते हैं, या मिडिल मैन है, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। पूरी मार्केट को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। 2 रुपए की चीज आपको 20 में बेची जाती है, उसमें से 5 रुपए वो आप ही के गले काटने के लिए वो देते हैं। इसीलिए चीजें महंगी हैं, ये भी एक रीजन है। दूसरा, आपने बोला कि गवर्नमेंट है टैक्स कलेक्ट कर रही है, काम नहीं हो रहा।
सर वेस्ट बंगाल में और केरला में हर मदरसा को पैसे दिए जा रहे हैं, पेंशन दी जा रही हैं। 8,000 करोड़ एक साल का वहां पर बर्बाद होता है सिर्फ मदरसों में जिहादियों को पैदा करने के लिए। आपने बोला पहले कि भाई भारत में काम नहीं करने देते, कभी शाहीन बाग होता है, कभी प्रोटेस्ट होता है, कभी टाटा की फैक्ट्री में आग लगती है, कभी सैमसंग की फैक्ट्री में हड़ताल हो जाती है। सर ये सारे पैसे जो है जो वहां पे जिहादी खड़े होते हैं उनको इसी काम के लिए यूज किया जाता है। और राहुल गांधी ने बोल दिया 2 लाख जिहादी चाहिए मुझे पूरे भारत में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जैसे बांग्लादेश में इन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया है इन्हीं बच्चों के थ्रू। तो सर ये सारे मैटर हैं, लेकिन मैटर वही था कि चाइना जब राइज करता है भारत नीचे क्यों आता है? क्या चाइना हमारे भारत के ग्रोथ के अंदर भी घुस गया है कि नहीं करने देंगे? सर चाइना के पास स्केल है सर। आज आज चाहे तो चाइना जो प्रोडक्ट आपने ही बताया था, जब वीडियो बताया था कि चाइना ने लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार 25% अपना प्राइस कम कर दिया है। और आप भी बोल रहे हैं कि चाइना की कंपनी चलने वाली है जनवरी 20 तक, जब तक ट्रंप नहीं आएंगे। और चाइना ने इतने सारे रॉ मटेरियल्स अपने पास रख चुके हैं कि पिछले एक साल तक वो बिना दाम बढ़ाए वो आपको उसी दाम पे उसी दाम पे फिनिश प्रोडक्ट दे सकते हैं। जबकि बहुत सारी कंपनीज को वो फिनिश प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल्स है उनके दाम बढ़ जाएंगे। हाउ विल दे बी एबल टू प्रोड्यूस द फिनिश एसेट्स? तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके इंडिया के अंदर कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर आएगा। सर माइनिंग सेक्टर जो था लास्ट ईयर जो 6-7% पे ग्रोथ हो रहा था, इस बार -1.1% था। तो मतलब आप सोच लीजिए कि डिमांड कम हो रही है यहाँ पे। और बहुत सारे सेक्टर्स है, वीकर कंज्यूमर डिमांड हो रहा है। और सेकेंड, आपने एक चीज देखा है कि लोगों ने अपनी एफडीआर तोड़वानी चालू कर दी है एंड दे आर लूजिंग द मनी टू स्टॉक मार्केट ऑल्सो। उन्होंने अपने ये जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में दे आर लूजिंग बिग टाइम। तो बैंक में भी एफडी नहीं है सर, वहां पे भी रिसोर्स ऑगमेंटेशन के लिए उनको दे कैन नॉट लोअर द इंटरेस्ट रेट। जब आप सर ये डिपॉजिट तो पे सर जब आपको डिपॉजिट ऑगमेंट कर लिए हायर इंटरेस्ट रेट देने पड़ेंगे तो आप लेंड भी तो हायर रेट पे करोगे। सर ये तो बड़ी ही स्टार्टलिंग और जिसको बोलते हैं परेशान करने वाली न्यूज़ है। और मैंने देखा कि बड़े लाइटली हमारे मीडिया वालों ने इसको कवर किया। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सॉल्यूशन में देखते हैं कि जो लोगों के पास इनकम कम होती जा रही है, लाइफ को चलाने के लिए पैसा हाथ में नहीं है, क्या किया जाए? सर सबसे पहले तो इम्पल्सिव परचेसिंग बंद करिए, जो जरूरी है वही चीज लीजिए। यू डोंट नीड टू गो आउट एंड स्प्लर्ज एवरीवेयर। आपको जरूरी नहीं है कि यू नीड टू गो टू डेस्टिनेशन एंड एंड यू नीड टू गो फॉर ट्रैवलिंग। मुझे ये जरूरी नहीं लगता है। अगर आपको 2 बार जा रहे हैं तो आप 1 बार जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट ट्राई टू कर्टेल योर वीकेंड गोइंग आउट। सर वो सब जरूरी है सर। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं अनप्रोडक्टिव एसेट्स पे, वो सब बंद करिए। आप अपने बच्चों को स्किल करिए, आप स्किल करिए। आप उनको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मत भेजिए। पहले वो चेक करिए कि वो दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट इज गिविंग द वैल्यू फॉर द मनी ऑन। बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसा करते हैं कि ठीक है नाम के हिसाब से भेज देते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। वी नीड टू वेरीफाई ऑल्सो। सर वो ड्यू डिलिजेंस करने का किसी के पास टाइम नहीं रहता। तो वो सब अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारिए। और एवरी मनी स्पेंड शुड बी ऑफ द वैल्यू। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा लोगों को, उस दिन वापस एक ग्रोथ का साइकिल चालू हो जाएगा। अननेसेसरी स्पेंडिंग बंद होगी। जहां पे लोगों ने अपने डेब्ट लिए हैं वो जल्दी रिटायर करेंगे, वो जल्दी डेब्ट फ्री बनेंगे। फिर वो एक कॉन्सेप्ट में आएंगे कि सेव बिफोर यू स्पेंड। अभी क्या है, यू आर स्पेंडिंग बेस्ड ऑन योर फ्यूचर इनकम, और फ्यूचर इज नॉट सिक्योर सर। सिक्योर। सर मैं आपको मालूम है कि पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था। आई वॉज शिफ्टिंग माई हाउस। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि मेरे साथ क्या हुआ है। आपको मालूम है कि चाइना के अंदर अभी काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं। फॉरेनर्स को यहाँ पर काम नहीं दिया जा रहा। तो मैंने भी अपना जो बड़ा मकान था, मुझे उसके इतने बड़े मकान की ज़रूरत नहीं थी। मैंने देख लिया कि फ्यूचर में जाकर हो सकता है कि मेरी इनकम्स कम होनी शुरू हो जाएं। आई कैन सस्टेन इन अ स्मॉलर हाउस। तो मैंने इतने बड़े मकान को उसको बेचकर आई हैव टेकन अ रीजनेबली जो मैं सस्टेन कर सकता हूं। अब मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम भी हाथ में बच गई है। तो यानी कि मैंने ऑलरेडी अपने फ्यूचर को चीज़ों को देखते हुए एकदम से एक डिसीजन लिया है
दैट्स व्हाई आई वाज बिजी शिफ्टिंग द हाउस फ्रॉम द ओल्ड वन टू द न्यू वन। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ को चलाने के लिए हम गवर्नमेंट को गालियां निकालते रहें कि देखिए चाइनीज गवर्नमेंट कितना गलत काम कर रही है। भाई जो सिचुएशन है सबके सामने है, व्हाई नॉट टेक अ प्रोटेक्टिव एंड प्रोएक्टिव एक्शन, जिससे पहले कि मार्केट इतनी ज़्यादा गिर जाए कि वो पुराने वाला मकान मेरा बिकना ही मुश्किल हो जाता। तो मैंने इसलिए मार्केट का एडवांटेज लिया और डिसीजन लेकर साइड पर हो गया। क्या लोगों को ये समझ नहीं आती है? सेकेंडली गवर्नमेंट को भी, क्या गवर्नमेंट को भी कुछ पॉलिसी चेंज नहीं करनी चाहिए? सर, फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, शी इज मच मोर थियोरेटिकल इन नेचर, शी नीड्स टू नो द बिजनेस रियलिटीज एज वेल। उनके जो एडवाइजर्स है, ये मेरा मानना है, दे आर नॉट गिविंग हर द राइट टाइप ऑफ एडवाइस। उनके पास जो फीडबैक मैकेनिज्म है, शी नीड्स टू टेक अ ब्रॉडर व्यू, शी नीड्स टू टेक इनपुट्स फ्रॉम अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ द सोसाइटी। वो उनके पास कोई इनपुट्स नहीं जा रहा है। और मेरे हिसाब से जो फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होना चाहिए, ही शुड बी एन इकोनॉमिस्ट, ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ लॉयर। तो मेरे हिसाब से पीयूष गोयल would have been a better choice. Nirmala Sitharaman, definitely she is a learned person. She is an economist from JNU. ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, बट नॉलेज के साथ बिजनेस सेंस और रिस्क टेकिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। मेरे हिसाब से दैट अप्रोच नीड्स टू बी इनकलकेटेड, द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, जो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि पीयूष गोयल में हो सकती है। बस इतना ही बोलूंगा। सर, आपने जो बोला है कि यू आर डायरेक्टली सेइंग कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज कर देना चाहिए, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि कोविड के टाइम पर इसी फाइनेंस मिनिस्टर ने कंट्री को बचाया। इसी फाइनेंस मिनिस्टर ने जब पूरी दुनिया वॉर में थी, रिसेशन में थी, 8% पे ग्रो भी करवाया। तो अगर आज सर, डिप है सर, तो कहीं यहाँ ना पे कहीं सर मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूंगा। जब कोविड का टाइम था, जब उस समय वी हैव टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ स्मृति ईरानी, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पीपी किट्स नहीं बनाते थे, मास्क नहीं बनाते थे। वी बिकेम द लार्जेस्ट मेकर ऑफ मास्क एंड पीपी किट इन स्पैन ऑफ 2 to 3 months। इट वॉज ड्यू टू स्मृति ईरानी। लेट मी मेक द फैक्ट्स राइट। एंड जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उस समय जयशंकर जी की डिप्लोमेसी थी, दैट एक्चुअली सेव्ड अस। So we should give the credit to the people who have actually done the job. The finance ministry definitely थी, बट आज की डेट में तो आपके पास सब कुछ है, आपको टैक्स बढ़ाने की जरूरत क्या थी? बीच में 23 जुलाई के दिन आपने 2 टैक्स स्ट्रक्चर रेडी कर दिए। अब आगे जाके जैसे मैंने आपको वही बताया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 2 स्लैब से हो गए। अब सब लोगों को ज्यादा कैपिटल चेंज करना पड़ेगा। सेकंड, आप ये देखिए जीएसटी में प्रोविजन दिन भर दिन वो चेंज करते जा रहे हैं। विल द पर्सन विल बी, एक स्मॉल बिजनेसमैन को सोचिए सर, विल ही बी ऑलवेज, मतलब जिस हिसाब से जो रूल्स चेंज करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से, फिर बाद में इनपुट क्रेडिट लेने के लिए, फिर बाद में रिफंड लेने के लिए, दैट बिकम्स अ नाइटमेयर। वर्किंग कैपिटल नहीं होता है सर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। चलो हम अगर बीजेपी के सपोर्टर है, जिसका ये मतलब नहीं है कि वी विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यू। मैंने हमेशा यही बोला है कि डेफिनेटली जहां गलत होगी वहां पे बोलना चाहिए। वी शुड आस्क द राइट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये जो मैंने आपको बोला है, जो बिजनेस का जो प्रॉब्लम्स है, वो अंडरस्टैंडिंग फिनांस मिनिस्ट्री में नहीं है अभी। वी नीड समवन who comes from a business background, who is a chartered accountant, who is a lawyer, who knows the people thing। टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स पढ़ने से काम नहीं चलता सर, इकोनॉमिक्स तो रोज चेंज हो रही है, वर्ल्ड की सिचुएशन चेंज हो रही है। तो आपको डायनामिक अप्रोच लेने की जरूरत है, प्रोएक्टिव अप्रोच लेने की जरूरत है, जिसके कारण मुझे लगा कि पीयूष गोयल वुड हैव बीन द बेस्ट चॉइस एज अ फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो जरूरी है। और अगर फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उनको रियल चीज बता सके कि ऐसा नहीं है कि टैक्स को वो रख के रिसोर्स ऑगमेंटेशन करके एफिशिएंसी बढ़ाए, वो जरूरी है। वो सब हो नहीं रहा है। आप टैक्स कलेक्शन पे ध्यान दे रहे हो, सब चीज ठीक है, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज, आप सब चीज जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर सब्सिडीज चल रही है। हम एक तरह से वी आर बिकमिंग मोर सोशलिस्ट इन नेचर। हम जिस हिसाब से देखिए सर, आप देख लीजिए कि पर्सनल इनकम टैक्स तो 33% है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स यहाँ पे, कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे 25% है।
तो ये समझ लीजिए कि जब आप कॉर्पोरेट्स को सारी रियायतें दे रहे हैं, क्या कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या इंडिया में? द जीडीपी ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट थोड़ा सा स्पेंडिंग कम करती है, जीडीपी डीरेल हो जाती है। जो कॉर्पोरेट्स है, those who are now earning hefty profits, they are doing the same thing. They are getting the goods from China, marketing them in their own brand and earning profits like I think around 4 to 5 times। वो आपने खुद के आपके वीडियो में बताया। तो ये सब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जो प्राइवेट सेक्टर, जो कॉर्पोरेट्स है, नहीं कर रही है सर। वी आर मच मोर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज who are having reserves with them, why are they not doing that? We should hold them accountable. We have reduced the taxes. Why are you not doing the investment? सब चीज आप मिडिल क्लास के देखिए ऊपर, सर मिडिल क्लास के ऊपर हर चीज ब्लेम क्यों डाल रहे हो? मिडिल क्लास जो है, दे आर फंडिंग द कॉर्पोरेट्स ऑफ द नेशन, दे आर फंडिंग द फ्रीबी लोडर्स ऑफ द नेशन एज वेल, जो रोड पे आके बैठ जाते हैं। और जो सो कॉल्ड फेक फार्मर्स है, एग्रीकल्चर इनकम, इन लोगों की इनकम लाखों करोड़ों रुपए में है, पर टैक्स तो एक भी नहीं भरते हैं। और फिर आके रोड पे आके बैठ जाते हैं। एक एक आप भी सोचिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट में 9 से 10 महीने कहाँ से बैठ सकते हैं सर? कहीं भी जाके आज बैठो तो एक आदमी का कितना खर्चा होता है? हाउ कैन दे सस्टेन? उनके उस समय आपने देखा होगा, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स थे, उधर मसाजिंग मशीन्स बैठी थी, एक तरह से एक पिकनिक का माहौल चल रहा था। We have to think, we have to ask the questions to these farmers also. Why are they not being taxed? Definitely we have to ask them, sir. देखिए उमेश जी, ये मुद्दा ऐसा है कि जो हर आदमी को टच करता है, आम आदमी, जिसके लिए मोदी जी भी बोलते हैं 75 साल से हम कांग्रेस को सुनते आए कि हम गरीबी हटाएंगे, हम आपकी ईज ऑफ लिविंग को और इजी करेंगे, वो तो मुश्किल होती जा रही है। मैं यहाँ पर जो बिजनेसमैन चाइना में आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पर आकर ट्रेडिंग करते हैं, आप यहाँ से सामान बनाते हैं, आप भारत में जाकर क्यों नहीं बनाते? तो बोलते हैं वहाँ पर इकोसिस्टम नहीं है बनाने का, ना वर्कर्स के अंदर वो इंटरेस्ट है कि वो काम करे, काम चोर है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है इतना गला हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इजी, और अगर बना भी लेंगे तो बेचने जाएंगे तो पेमेंट आती नहीं है। तो मल्टीपल इश्यूज हैं जिसके कारण वो वहां पर सामान नहीं बनाते हैं। तो इस सारे की उम्र जो ये बात कर रहा हूं मैं आज आपके साथ, वो यही है कि भारत में ये पूरा इकोसिस्टम लेके आने की मोदी जी बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या वो काम हुआ है कि जो हमारा मिडिल स्केल का जो बिजनेसमैन है वो उसका एडवांटेज ले सके, एक इकोसिस्टम बन सके? कुछ भी तो बना नहीं है। और ये बोलते हैं हम लोग कि हम सर एक चीज डेवलप्ड कंट्री बोलता हूँ, बनेंगे अगले 25 साल में। सर एक चीज बता देता हूँ। जो भी बिजनेसमैन जो चाइना में आते हैं, उनकी बात को इतने फेस वैल्यू पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद इनोवेशन नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया में इकोसिस्टम नहीं बदला जा सकता। आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, आपको रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, आपको इंडस्ट्री डालनी पड़ेगी। वो चाहते ही नहीं है। वो नेगोशिएट कर लेंगे, चाइना में आके आपसे वॉल्यूम कर लेंगे, और इंडिया में आके उसका 4x 5x बनाते भी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उनका अच्छा चल रहा है। दे आर नॉट टेकिंग द रिस्क। सर ये बात मैं ये बिल्कुल ही नहीं मानूंगा कि इकोसिस्टम नहीं है। जिस हिसाब से रोड्स बन रहे हैं, आप ये बताइए 20 किलोमीटर के रोड कैसे बन रहे हैं? इतने अच्छे रोड्स कैसे बन रहे हैं? आपने खुद ही देखा है कि रेलवे स्टेशन चेंज हुए हैं। सर वो माइंडसेट नहीं है सर, यहाँ पे बिजनेसमैन के माइंडसेट नहीं है कि वो कुछ करे। एवरीबॉडी जस्ट वांट्स टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, मार्केट देम इन देयर ओन ब्रांड, और फिर उसको मेड इन इंडिया बना के बोल के बेचते हैं। एंड दे आर रनिंग 4x 5x, एंड ऑल्सो दे आर डूइंग अंडर इनवॉइसिंग एज वेल। ठीक है, जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन नहीं आता, और ब्लेम करते रहते सरकार के ऊपर भी। सर जो बात सही है वो बोलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम आप किसी को भी छोड़ेंगे, अगर जो सही चीज है वो बोलेंगे। बिकॉज हम दोनों बिल्कुल आई एग्री विद यू। बिकॉज हम दोनों भी वही बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये नहीं बोल सकते कि आपके पास जो बिजनेसमैन आते हैं वो इंडिया में इकोसिस्टम नहीं है। वो इकोसिस्टम बनाना ही नहीं चाहते। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पेक्यूलेशन, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन व्हाट यू से डूइंग लार्ज स्केल ट्रेडिंग, पर इंडिया में इनोवेशन नहीं करेंगे सर। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जब तक सर मैंने चाइना के चीप प्रोडक्ट्स इधर आएंगे, इंडिया के अंदर काम नहीं बन सकता। चाइना तो एक्सपोर्ट क्रेडिट दे भी देता है, पर इंडियन बिजनेसमैन ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। वो भी चाहे तो अगर वो चाहे और वो अगर अपने कॉस्ट कंट्रोल करके स्केल इंक्रीज करना चाहे, डेफिनेटली हो सकता है सर। क्यों नहीं हो सकता? ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया भी है।
आज रिलायंस की जामनगर फैक्ट्री वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिफाइनरी फैक्ट्री बनी कैसे? धीरू भाई अगर डर जाते तो होता क्या, वो बताइए मुझे। सर इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। आप उनकी बात को ज्यादा मैं तवज्जो मत दीजिए। मेरे आप उनकी बात को इतना ज्यादा फेस वैल्यू पे मत लीजिए। दे डोंट हैव द इकोसिस्टम, उनके अंदर वो रिस्क टेकिंग इनोवेशन कैपेसिटी नहीं है सर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं कोई फेस वैल्यू पे नहीं ले रहा। आई एम जस्ट शेयरिंग वॉट एवर इज देयर। आई नो द इकोसिस्टम। मैं पूरा भारत में एक्सटेंसिवली मैंने काम किया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में काम किया है मैंने, और मैं ट्रेवल किया है। मुझे मालूम है कि पहले कांग्रेस के टाइम पर क्या था इकोसिस्टम, अभी कैसा है। चीज़ें डेवलप हो रही हैं, टाइम लगता है, बट जो पेस पे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उस पेस में वो डेवलपमेंट का जो ग्राउंड लेवल पर काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। सर गवर्नमेंट आप की स्कीम्स हैं, सर बट सर मैं ये आपको रोकूंगा। अभी हमारे गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम $10 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। हमें $10 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनने की जरूरत है अगर हमें विश्व में हमको सुना जाना चाहिए तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी रखनी चाहिए कि वो कैसे भी हो ये ग्रोथ अचीव करे। जैसे भी हो, वो चाहे तो वो फोकस करे, स्टेट्स के साथ कन्फ्रंटेशन न रखे, कोऑर्डिनेशन करके। सर सब जगह से काम होता है। अगर गवर्नमेंट अगर राइट माइंडसेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे तो सब कुछ होता है। बट प्रॉब्लम ये है ना सर कि हर जगह हम सोचते हैं कि ऑपोजिशन भी बोलता रहता है हर जगह अदानी एंड अंबानी। बात तो सही है सर, अब यू कैन नॉट डिस्काउंट दैट आल्सो, क्योंकि देश में टाटास भी है, महिंद्रास भी है, टीवीएस ग्रुप भी है, बजाज भी है, अदर ग्रुप्स भी है। Why are they not, either these companies are not applying for the contract? सिर्फ अदानी क्यों आगे आता है? सिर्फ अदानी के पास वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है क्या? तो मेरा ये पूछना है कि बाकी सब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, आर दे अवर्स ऑफ टेकिंग रिस्क? आर दे, इफ दे आर अवर्स ऑफ टेकिंग रिस्क, डिक्लेयर इट। तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट इज फेवरिंग ओनली अदानी। अदानी आज रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो भारत के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, रिस्क भी ले रहा है, अपने शेयर्स गिरवी भी रखता है, और उसके ऊपर अटैच भी हो रहे हैं। बट बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट शायद वो कर रहे हैं क्या, वो हमें देखना है। आपकी एक बहुत बड़ी सर इंडस्ट्री है, आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट है। उन्होंने अभी चाइना के ब्रांड के साथ, पॉपुलर ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके वो इंडिया में अपने रिटेल स्टोर पे बेच रहे हैं। क्यों सर? वो अपना इंडिया में वो इंडिया में क्या डिजाइनर्स नहीं है? इंडिया में वो मार्केट नहीं बना सकते? मैं तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। सर हमें पूछना चाहिए क्वेश्चन। आप पूछिए अदानी को क्यों मिल रहा है, टाटा क्यों नहीं ले रहा है? आपको पूछना चाहिए महिंद्रा क्यों नहीं ले रहा है, टीवीएस ग्रुप क्यों नहीं ले रहा है, बजाज क्यों नहीं ले रहा है? वाई आर अदर इंडस्ट्रीज नॉट टेकिंग? उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, सिंपल। अदानी ले रहा है, अदानी इज गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो इकोसिस्टम की बात ही नहीं उमेश होती है सर। उमेश जी, अदानी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि अदानी पैसे नहीं देता है जैसे बाकी के देते हैं। बजाज, आज बजाज इसलिए बना क्योंकि कांग्रेस को सदियों तक वो पैसे देता रहा और किसी और की एंट्री भारत के अंदर अलाउड ही नहीं थी, क्योंकि बजाज है हमारा बजाज। ये हमारा कौन था? ये कांग्रेस वाले बोलते थे हमारा बजाज, क्योंकि पैसे मिलते थे। तो ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में बात चला गया। बात थी सर कि मैं अपनी इकोनॉमी की। मेरा मुद्दा सर ये है कि भारत की इकोनॉमी अगर राइज नहीं कर रही तो उसके लिए जो काम लोगों को करना चाहिए और गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये दोनों पैरेलल चलेंगे तो कंट्री तरक्की करेगी। पॉलिसीज गवर्नमेंट की ऐसी होनी चाहिए कि लेबर इंटेंसिव, जहां पर लोग ज्यादा काम कर सके। आपने बोल दिया कि सेमीकंडक्टर की आप इंडस्ट्री लगाएंगे, उसमें आदमी कितने काम करेंगे? 10,000। आपको 2 करोड़ जॉब्स हर साल जनरेट करनी है, आप 10,000 की बात करते हैं। मिसमैच बहुत ज्यादा है। और रेडिकलाइजेशन अगर बढ़ रही है, उसका रीजन भी यही है। जिंदगी को चलाना मुश्किल हो गया है। मेरे पास इतने लोगों की ईमेल्स आती हैं कि सर जॉब नहीं है, हमें 50 रुपए पे जॉब दे दीजिए, आप हमें ये वाला काम दे दीजिए, हम 50 रुपए में 100 रुपए में काम करने को तैयार हैं। किसी ने बोल दिया सर आप मुझे किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम दिला दीजिए, मैं वो भी करने को तैयार हूं। पढ़ा लिखा पीएचडी आदमी है, काम नहीं है। तो अगर ऐसा काम होगा कि पढ़े लिखे जो आदमी है उसकी सैलरी, उसको 8,000 रुपए की सैलरी पीएचडी करने के बाद उसे 8,000 रुपए की सैलरी ऑफर हुई है, कहां जाएंगे लोग? अब मुझे दुख होता है कि क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट या लोग मिलकर इसके ऊपर कोई काम करते कि पूरे सर कंट्री को तरक्की कराने के लिए। सर एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये अपनी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट
how much they spend on education, how much they spend on higher education, how much they spend on skillful education. अभी इस गवर्नमेंट इस टाइम पे बात हुई है कि उन्होंने कॉर्पोरेट्स को बोला है कि आप अपने अंदर इंटर्नशिप दीजिए 1.25 लाख ग्रेजुएट्स को। ये इस बार चालू हुआ है। गवर्नमेंट अभी जागी है 10 साल के बाद, ठीक है? इस बजट में, रिसेंट बजट में हुआ है। सर उससे पहले क्या हो रहा था? पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड। मैं यही बोलता हूँ, यू नीड टू आस्क द राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वी डेफिनेटली नीड मंदिर एंड वी डेफिनेटली नीड बट वी नीड एजुकेशन एज वेल, वी नीड अपस्किलिंग एज वेल। सर खाली पेट तो राम का नाम भी नहीं लेते थे सर, वो ये सब फिजल हो जाएगा। इकोनॉमी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, द गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। और जब तक आप इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दोगे, रियल इश्यूज पे ध्यान नहीं दोगे एंड ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रहेगा तो काम नहीं चलेगा सर। हर जगह आप जहां पे हो सके, आपने जो बोला है लेबर इंटेंसिव जॉब दैट इज रिक्वायर्ड। सेमीकंडक्टर में कितने लोग आ जाएंगे आपको ये देखना पड़ेगा। आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अगर एक ही पर्टिकुलर ग्रुप को दोगे तो कोई मतलब नहीं है सर। आप पैटर्लाइजेशन कर रहे हो, आप लोगों को हटा रहे हो, आपको एम्पावर करना पड़ेगा। सर आपको अब यही यही बता दीजिए, जो क्विक डिलीवरी कॉमर्स जो 10 मिनट में कर रहे हैं, जिनको बाहर से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन में, उसके कारण 2 लाख किराना शॉप वे क्लोज डाउन लास्ट ईयर। सर वो सोचिए उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। यहाँ पे ये सब बातें नहीं होती सर। हम गवर्नमेंट के, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर दैट, बट सर सर्टेनली कहीं ना कहीं तो सोचना तो पड़ेगा ना सर। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को भी दिस सेंसिटिव तो होना पड़ेगा, डेटा को देखना पड़ेगा। दिस इज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ऑल्सो टचिंग टू, कि ये बहुत ही सीरियस मैटर बनता जा रहा है। हमारे सोशल फैब्रिक को बचाने की ज़रूरत है। लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम भारत के अंदर जो चाइना की इंटरफेरेंस है, वहाँ से सस्ता सामान डंप कर रहा है भारत में, ताकि भारत की इंडस्ट्रीज बंद हो, उसको कैसे काउंटर किया जाए, वो लोगों को सोचना पड़ेगा। और एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन साथ में इंडस्ट्रीज को लगाने का काम भी करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, ये मेरे सामने अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज हैपनिंग। आपने पीएलआई स्कीम ले आए, आप बहुत स्कीम्स लेकर आए, लोगों को बोला कि आप इंडस्ट्री लगाइए, लेकिन बाहर से कोई आदमी अभी तक यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। स्पेशली आफ्टर सीइंग जो सैमसंग के साथ हुआ, जो एप्पल की फैक्ट्री के साथ हुआ और जो टाटा के साथ हुआ, ये चीज़ों को देखने के बाद जो लोगों का इंटरेस्ट है वो भारत में आने का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इतनी बड़ा षड्यंत्र है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन है कंट्री की, जहां पर ऑपोजिशन एक एंटी नेशनल बन गई है। सर आपने बोला कि एक ही कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जिस इंडस्ट्री में है उसको कॉन्ट्रैक्ट वहां दिए जा रहे हैं। पहले बोल दिया था कि रिलायंस को सपोर्ट की जा रही है, बीएसएनएल को बेचने वाले हैं, लाइफ इंश्योरेंस को बेच देंगे। फिर उन्होंने बोल दिया कि जो हमारी जहां पे हमारे फाइटर जेट्स बनते हैं वो कंपनी को बेच देंगे। ये सारा जो ऑपोजिशन का एक स्टैंड है, उन्होंने पूरे देश को बेच दिया था। इनको लगता है जैसे हमने बेचा था, मोदी जी भी वैसे ही बेच देंगे। तो ये एक डिफरेंट डायरेक्शन है जिसके ऊपर ऑपोजिशन चल रहा है। बट हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें बात करनी पड़ेगी कि किस तरह से हम अपने कंट्री को आगे लेकर जा सकते हैं। मैं दोबारा से एक अपील करता हूं सभी से। मैंने कई बार आपको बोला है कि भाई चाइना में सामान सस्ता बनता है, आपके सामने है। प्लीज डू नॉट कम हियर टू बाय द मटेरियल। आप आइए यहाँ पर जॉइंट वेंचर्स करने के लिए। मैं खुद बोलता हूं आपको कि आपको जॉइंट वेंचर करना है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप इनसे टेक्नोलॉजी लीजिए और भारत में बनाना शुरू कीजिए। फिर लोग बोलते हैं, मुझे ईमेल करेंगे कि सर हम चाइना में आ रहे हैं, हम सामान खरीदना चाहते हैं, अब हमारी मदद कर दीजिए। कोई आदमी नहीं आता ये बोलने के लिए कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी थी, हम करने को तैयार हैं। फिर हम गाली निकालते हैं गवर्नमेंट को। सपोर्ट आपके सामने पड़ी है, मैं टेक्नोलॉजीज देने को तैयार हूं आपको, आप आइए तो सही, आप बात तो करिए, भारत को आगे लेके जाने की बात करें। लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जो अपोजिशन है वो कहती है कि हमने आपको खत्म करना है, इस देश को टेक ओवर करके इसको इस्लामिक कंट्री बनाना है। और आप उन्हीं की भाषा में हाँ मिलाते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, उनको वोट भी देते हैं और उनकी दरगाहों में, मस्जिदों में जाकर चादर भी चढ़ा के आते हैं, जैसे कि आपके बाप मरा हो उसके ऊपर आप चादर चढ़ा रहे हैं। ये तो हालत है हमारे हिंदुओं की। सर हमारे एक ही चीज कर सकते हैं, हिंदू शुड स्टॉप गिविंग डोनेशंस टू द गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स। अगर वो बंद कर दे और गौशाला में अगर आप वो डोनेट करें, कोई अगर ऑर्फनेज में करें, कोई ओल्ड एज शेल्टर होम में करें,
तो बढ़िया रहेगा। जब तक वो डोनेशन आते रहेंगे, आपके हिंदू टेम्पल्स विल ऑलवेज बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आप उसके अंदर सबसे पहले अगर आपको अपने टेम्पल को बचाने हैं तो हिंदू टेम्पल्स में डोनेशन देना बंद करिए। यू नीड टू हैव सच सॉर्ट ऑफ पॉलिसी। आप बस नहीं करेंगे सर। यहाँ की जनता नहीं करेगी सर, मुझे वो भी मालूम है। और आप और मैं कितना भी बोले, उसका रीजन है और सर कल सर, हमको उसका हम उसका कल कल हमको वो लोग, उसका रीजन है सर सर। एक और एक सर एक और एक सेकंड, उसमें हमको वो भी बोल देंगे कि हम कांग्रेसी है, हम एंटी नेशनल है, हम जिहादी हैं, हम एंटी सनातनी है। ये सब चीज हमको सुनने के लिए मिल जाएगी फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। पर हमारी गलती तो नहीं मानेंगे ये, और फिर गवर्नमेंट को गाली देंगे। पर है, गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद जनता में है सर। हम बात करते हैं, आप बोलते हो बांग्लादेशी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि पर अगर हम उनको जॉब पे रख रहे हैं तब तो आ रहे हैं ना। दिल्ली के अंदर कितने हिंदू बांग्लादेशी मुस्लिम्स को रख रहे हैं फॉर एज अ मेड वर्क। हिंदू जो फैक्ट्री चला रहे हैं वो लोग बांग्लादेशी को रख रहे हैं। तो बात तो वहां पे हो रही है कि इकोसिस्टम आपने बनाया तब जाके वो आ रहे हैं। आप पुलिस वेरिफिकेशन करके रखिए किसी का भी, तो नहीं आएंगे। हमेशा यही बात होती है। मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ कि जो जिहादी है उससे ज्यादा खतरनाक हमारे सेक्युलर हिंदूज है, जो सोए हुए हिंदूज है। वो खुद रिस्पॉन्सिबल है भारत के अंदर द राइज ऑफ जिहाद। सबसे पहले हमें अपनी गलती समझनी पड़ेगी, बस इतना ही बोलूंगा। बिल्कुल ठीक है, और मैं इसमें तो एग्री करता हूँ आपके साथ 100%। और आपने बोला कि हमें मंदिरों में जाकर जो हम डोनेशन करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू नहीं रुकेगा। हिंदू के हाथ से कंट्री निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर में जाकर 10 रुपए की रिश्वत चढ़ाकर जरूर आएगा भगवान को कि भाई मेरी आज रात को लॉटरी निकल जाए। वो रिश्वत देना बंद नहीं करेगा मंदिरों में जाकर, सिर्फ इसलिए कि छोटी छोटी मन्नतें हैं वो पूरी हो जाए। उसके लिए दरगाह जाना पड़े, जहां पे उसी की अपनी बेटी को उठाकर उसका हलाला किया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। कहता बेटी गई, मेरे लॉटरी तो निकल गई। ये हालत जब तक हिंदुओं की ये जो मेंटेलिटी है ये चेंज नहीं होगी, तब तक देश सर की तरक्की नहीं हो सकती सर सर। सर बांग्लादेश में आपने देख लिया क्या हो रहा है वहां पे। इस्कॉन के संतों को अरेस्ट किया जा रहा है, इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है। ये और उधर जो उनके वकील जो केस लड़ रहे हैं उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो सर हिंदू अगर नहीं समझेंगे तो उनकी प्रॉब्लम है। हम तो सिर्फ आपको उजागर कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट के अंदर भी बोल रहे हैं कि अगर मिस्टेक है तो गवर्नमेंट के अंदर भी मिस्टेक है। उनको भी सेंसिटिव होना पड़ेगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है उनके जो रिफंड्स है, उनके जो क्लेम्स है, उनके जो वर्किंग कैपिटल है उनको सुधारिए। इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स मत करिए, ब्यूरोक्रेसी को सैनिटाइज करिए, वो जरूरी है। जब तक आप सिर्फ ग्रैंड उमेश जी, स्कीम से, सर स्लोगन से जीतता नहीं जाता है सर, आपकी काम से जीता जाता है। द मिनिस्टर्स हैव टू होल्ड द ब्यूरोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल। 2026 में 8th पे कमीशन आने वाला है, उसके कारण उन लोगों की तो सैलरी बढ़ जाएगी, टैक्स तो हमारे ऊपर गिरेगा। वो भी बता देता हूँ। ये 2026 आया नहीं है, 25 भी नहीं आया, 26 की बात हम अभी कर रहे हैं। 8th पे कमीशन आएगा, उसके अंदर उनकी सैलरीज कितनी बढ़ेगी वो आप देख लीजिएगा। बट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज नहीं आएगी। जब तक वो माइंडसेट नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा सर। चाइना में गवर्नमेंट सर्वेंट काम करता है सर, यहाँ पे नहीं करते हैं। उमेश जी, एक लाइन में खत्म करता हूं मैं। आपने बांग्लादेश की बात करी। बांग्लादेश में जो हमारे चिन्मोई जी हैं उनका केस लड़ने के लिए 2 वकील आए, दोनों को मार दिया गया। तीसरा वकील नहीं आया है और वकील मिल नहीं रहा। और भारत में जिहादियों के लिए वहां तो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको उसके लिए वकील नहीं मिल रहा। हमारे यहां जिहादियों के लिए जजेस जो हैं वो अपॉइंट कर देते हैं वकील, और सारे जजेस भी हिंदू होते हैं। और जो वकील हैं रात को 2 बजे भी मिल जाएंगे आपको उनके केस लड़ने के लिए, और सुबह 6 बजे तक उनको बेल भी मिल जाती है। तो ये डिफरेंस है हमारे हिंदुओं का वो मुस्लिम कंट्री का। अब आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं, या देश को हमने कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। ये उन्होंने टेक ओवर करने की बात नहीं बोली, हमने उनको टेक ओवर करने की बात बोलने पर हमने उनको बोल दिया आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो यही विडंबना है देश की। हम गालियां निकाल सकते हैं गवर्नमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने गिरीबान में झांकने की भी जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय सर हिंद, जय श्री राम। सर हमने तो गवर्नमेंट को भी बोला है, हमने गलती अपनी भी बोली है।
हमने अपनी कम्युनिटी को भी के जो प्रॉब्लम्स है उसको भी उजागर किया है। हमने हिंदूज के बारे में भी बोला है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी और को एक को टारगेट किया है, किसी को नहीं किया है। हमने सबके बारे में बात की है। अगर गलती है तो हम मानते भी है कि हमारे कम्युनिटी में भी गलती है, क्योंकि वी हैव बिकम ओनली ट्रेडर्स, वी हैव नॉट बिकम इनोवेटर्स। वी हैव टू एग्री टू दैट। ठीक है सर, जय सिया राम, जय हिंद। जय हिंद।